नमस्कार दोस्तों। इस वक्त भारत के ताकत के आगे दुनिया डगमगाती नजर आ रही है। कुछ महीनों पहले जो देश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, आज वो ही देश भारत के आगे घुटने टेक रहे हैं। इसमें एक नाम आता है तुर्की का। जो कुछ महीनों पहले भारत की दवा को बुरा भला बता रहा था, आज वही देश भारत की दवाई को अधिक पैसा देकर भी खरीदने को राजी है। इस समय तुर्की में दवाओं की काफी किल्लत नजर आ रही है। दोस्तों, यह कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं है, न ही किसी उपन्यास का अंश, बल्कि उस बदलते हुए समय की धड़कन है, जहां हर पल के साथ शक्ति की परिभाषा बदल रही है। जहां कल तक जो देश भारत को हल्के में लेते थे, आज वही देश उसकी ओर उम्मीद और मजबूरी भरी निगाहों से देख रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में सस्पेंस ऐसा है कि हर मोड़ पर लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो दुनिया की सोच को हिला देगा। कुछ ही महीने पहले का दृश्य याद कीजिए, जब वैश्विक राजनीति के गलियारों में भारत को घेरने की कोशिशें तेज थीं। कूटनीतिक बयान, तीखे शब्द और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परोक्ष हमले, सब कुछ एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा लग रहा था। संदेश साफ था कि भारत को दबाव में लाया जाए, उसकी बढ़ती ताकत पर लगाम लगाई जाए। लेकिन समय ने जैसे ही करवट बदली, पूरी कहानी पलटने लगी। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस, क्योंकि जो देश कल तक भारत की नीतियों, उसकी क्षमताओं और खासकर उसकी दवाइयों को लेकर सवाल उठा रहे थे, वही देश आज उसी भारत की ओर हाथ फैलाए खड़े हैं। इसी कड़ी में एक नाम उभरकर सामने आता है, तुर्की। एक ऐसा देश जो कुछ समय पहले तक भारत की दवा उद्योग पर उंगली उठा रहा था, उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा था और वैश्विक मंच पर नकारात्मक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही हालात बदले, जैसे ही दुनिया एक बार फिर स्वास्थ्य संकट और आपूर्ति की अस्थिरता के दौर से गुजरी, वैसे ही असलियत सामने आने लगी। क्योंकि दवाइयां भाषणों से नहीं बनती, ट्वीट से नहीं बनती, वे बनती हैं फैक्ट्रियों में, वैज्ञानिकों की मेहनत से, दशकों के अनुभव से। और भारत के पास यही असली पूंजी थी। सस्पेंस तब और गहराता है जब खबरें आने लगती हैं कि तुर्की में दवाओं की भारी किल्लत है, अस्पतालों में जरूरी दवाएं सीमित हो रही हैं, आम लोग परेशान हैं और सरकार के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसका समाधान न तो नारों में है और न ही आरोपों में। समाधान है केवल एक, विश्वसनीय आपूर्ति। और यही वह क्षण था जब तुर्की को भारत की ओर देखना पड़ा, उसी भारत की ओर जिसे कुछ महीने पहले तक कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि तुर्की भारत की दवाइयां अधिक कीमत पर खरीदने को भी तैयार हो गया। क्योंकि जब जिंदगी और मौत का सवाल हो, तब सौदेबाजी नहीं की जाती। और यहीं भारत की असली ताकत सामने आ जाती है। शोर में नहीं, शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि समय पर समाधान देने की क्षमता में। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ दवाओं की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है। यह उस बदलते वैश्विक संतुलन का संकेत है जहां भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि एक भरोसेमंद स्तंभ बन चुका है। और यही बात कुछ देशों को असहज करती है, क्योंकि दशकों तक दुनिया ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखा, एक उपभोक्ता के रूप में। लेकिन अब वही भारत निर्माता है, आपूर्ति करता है और संकट के समय सहारा देने वाला देश है। सस्पेंस इस बात का भी है कि यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, नीतिगत फैसले और आत्मनिर्भर बनने की सोच है। लेकिन जब इसका परिणाम सामने आता है तो दुनिया चौंक जाती है। और यही चौंकना आज तुर्की के संदर्भ में दिखता है, जहां कल तक आलोचना थी और आज मजबूरी। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने कहीं भी उग्र प्रतिक्रिया नहीं दी, न कोई सार्वजनिक बदला, न कोई कटु बयान, बल्कि वही किया जो एक सच्ची ताकत करती है, शांत रहकर अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभाना। और शायद यही कारण है कि आज भारत की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। सोचिए, उस क्षण की गंभीरता जब किसी देश को यह स्वीकार करना पड़े कि जिस पर वह सवाल उठा रहा था, वही आज उसका सबसे बड़ा सहारा है। यह स्वीकारोक्ति शब्दों में नहीं आती, यह निर्णयों में दिखती है, अनुबंधों में दिखती है और बढ़ी हुई कीमत चुकाने की तैयारी में दिखती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि यह तो सिर्फ एक अध्याय है उस बड़े नैरेटिव का जिसमें भारत धीरे धीरे वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। और हर ऐसा घटनाक्रम उन देशों के लिए एक संदेश है जो अभी भी भारत को पुराने चश्मे से देखने की भूल कर रहे हैं। सस्पेंस इस बात का है कि अगला मोड़ क्या होगा, अगला संकट कहां से आएगा और उस समय कौन देश वास्तव में तैयार होगा समाधान देने के लिए। क्योंकि आज की दुनिया में असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में, तकनीक में और मानवता के लिए समय पर खड़े होने की क्षमता में है। तुर्की में दवाओं की किल्लत सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, यह एक चेतावनी है कि आत्मनिर्भरता और भरोसेमंद साझेदारी कितनी जरूरी है। और भारत ने यह भरोसा कमाया है, मजबूरी से नहीं बल्कि क्षमता से। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती है, हर भारतीय के मन में एक अलग ही भाव पैदा होता है, गर्व का, संतोष का और साथ ही जिम्मेदारी का। क्योंकि जब दुनिया आप पर निर्भर होने लगे तो हर कदम और भी सोच समझकर उठाना पड़ता है। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सस्पेंस है कि भारत इस बढ़ती हुई भूमिका को कैसे निभाएगा, कैसे संतुलन बनाएगा शक्ति और संवेदनशीलता के बीच। क्योंकि आज जो देश घुटने टेकते नजर आ रहे हैं वे कल फिर खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन इतिहास में दर्ज हो चुका है कि एक समय ऐसा आया था जब भारत की दवाइयों ने न सिर्फ जिंदगियां बचाईं बल्कि दुनिया की सोच को भी बदल दिया। और यही सोच आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। अस्पतालों के लंबे गलियारों में चलती धीमी चाल, फार्मेसियों के बाहर लगी बेचैन कतारें और डॉक्टरों की आंखों में उभरती चिंता। तुर्की इस वक्त किसी युद्ध या महामारी से नहीं बल्कि एक अदृश्य लेकिन गहराते मेडिकल संकट से जूझ रहा है। ऐसा संकट जो अचानक नहीं फूटा बल्कि चुपचाप महीनों और वर्षों में पनपा और अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर गुजरता दिन हालात को और नाजुक बनाता जा रहा है। देश भर से लगातार ये खबरें आने लगीं कि जरूरी जेनेरिक दवाएं बाजार से गायब हो रही हैं। एंटीबायोटिक जो साधारण संक्रमणों में जीवन रक्षक साबित होती हैं, वे कई शहरों में नहीं मिल रही। हार्मोन आधारित दवाओं के बिना मरीजों का इलाज अधूरा छूट रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की आपूर्ति अनिश्चित हो चुकी है। और यहां तक कि सामान्य तौर पर हर घर में पाई जाने वाली विटामिन सप्लीमेंट भी शेल्फ से गायब होने लगी हैं। फार्मेसी नेटवर्क और स्थानीय मेडिकल संगठनों ने इस कमी की खुलकर पुष्टि की। और जब तुर्की मेडिकल एसोसिएशन ने सार्वजनिक बयान में कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है और सप्लाई चेन अगर जल्द स्थिर नहीं हुई तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं, तब यह साफ हो गया कि मामला केवल बाजार का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा का है। लेकिन इस सस्पेंस की परतें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल उठता है कि आखिर यह संकट पैदा कैसे हुआ। किस मोड़ पर वह मशीनरी चरमराने लगी जो वर्षों से लाखों मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराती रहीं। और यही कहानी पीछे की ओर मुड़ती है, उन व्यापारिक फैसलों और कूटनीतिक घटनाओं की ओर जो पिछले 2 वर्षों में धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते गए। तुर्की लंबे समय से भारत से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर निर्भर रहा है। भारत जिसे दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है, जहां से सस्ती, प्रभावी और गुणवत्ता वाली दवाएं वैश्विक बाजार में जाती हैं। और इसी भरोसे के चलते तुर्की ने वर्षों तक भारतीय सप्लाई चेन को अपने स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ बना लिया था। लेकिन 2022 से 23 के वित्तीय वर्ष में जब आंकड़ों पर नजर डाली गई तो एक हल्की सी दरार दिखाई दी। करीब $138 मिलियन का दवा निर्यात, जो पहली नजर में मजबूत लगता था। लेकिन 2023 आते आते यह आंकड़ा 112 मिलियन पर आ गिरा, लगभग 18% की गिरावट, जिसे उस वक्त शायद अस्थायी माना गया। किसी तकनीकी अड़चन या वैश्विक अस्थिरता का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। मगर 2024 में जब निर्यात और फिसलकर लगभग $98 मिलियन पर पहुंच गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि यह महज उतार चढ़ाव नहीं बल्कि एक ट्रेंड है, एक ऐसा संकेत जो बता रहा था कि व्यापारिक प्रवाह की दिशा बदल रही है। और इसी बदलाव ने तुर्की की दवा आपूर्ति प्रणाली में धीरे धीरे खालीपन पैदा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह खालीपन कागजों में दिखा,
आंकड़ों में दर्ज हुआ, फिर कुछ खास दवाओं की कमी के रूप में उभरा और अंततः आज उस मुकाम पर पहुंच गया जहां मरीज सीधे तौर पर इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। डॉक्टरों को मजबूरी में विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं, कभी दवा की खुराक बदलकर, कभी इलाज को टालकर और कभी मरीजों को यह कड़वा सच बताकर कि फिलहाल वह दवा उपलब्ध नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम में सस्पेंस इस बात का है कि क्या यह संकट यहीं थम जाएगा या आने वाले महीनों में और गहराएगा, क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन, कूटनीतिक रिश्ते और घरेलू नीतियां तीनों एक साथ जुड़ी हुई हैं और किसी एक कड़ी के कमजोर पड़ते ही पूरा ढांचा हिलने लगता है। तुर्की के लिए यह सिर्फ दवाओं की कमी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को केवल बाजार की ताकतों पर नहीं छोड़ा जा सकता। और भारत तुर्की के बीच घटते व्यापारिक आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि उन मरीजों की कहानियां हैं जो हर सुबह उम्मीद के साथ फार्मेसी का दरवाजा खोलते हैं और शाम को खाली हाथ लौटते हैं। कहानी अभी जारी है और सस्पेंस इस सवाल पर टिका है कि क्या सप्लाई चेन फिर से जुड़ पाएगी या यह संकट एक नए और खतरनाक अध्याय की शुरुआत साबित होगा। बीते वर्ष 14 फरवरी को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। इस्लामाबाद में दिए गए उनके बयान में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया गया। भारत ने कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताया है और तीसरे देशों की टिप्पणी को संवेदनशील मानता है। उस बयान के बाद भारत तुर्की संबंधों में ठंडापन दर्ज किया गया। आधिकारिक स्तर पर बड़े सार्वजनिक विवाद नहीं हुए, लेकिन व्यापारिक आंकड़ों में गिरावट जारी रही। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने फार्मा निर्यात की प्राथमिकताओं में बदलाव किया है। तुर्की को जाने वाली कुछ जेनेरिक दवाओं की शिपमेंट में कमी आई है और उसी अवधि में अफगानिस्तान के साथ स्वास्थ्य सहयोग बढ़ाने के संकेत मिले हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल में फार्मा सहयोग को लेकर सहमति बनी है, जिसके तहत दवा आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अफगानिस्तान ने भी भारतीय दवाओं की मांग बढ़ाई है। यह भी सामने आया है कि ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों ने भारतीय दवाओं की सप्लाई बढ़ाने में रुचि दिखाई है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत अपने निर्यात को विविध बनाने की नीति पर काम कर रहा है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम रहे। तुर्की की घरेलू स्थिति भी इस संकट को बढ़ा रही है। वहां पहले से महंगाई और मुद्रा दबाव की समस्या बनी हुई है। अगर सस्ती भारतीय जेरिक दवाएं कम उपलब्ध होती हैं और यूरोप से महंगी दवाएं आयात करनी पड़ती हैं, तो स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है। कई स्थानीय रिपोर्टों में बताया गया है कि फार्मेसियों में दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं और मरीजों को एक दवा के लिए कई दुकानों पर जाना पड़ रहा है। अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें महंगे विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। दवा आपूर्ति को अक्सर एक साधारण व्यापारिक गतिविधि की तरह देखा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक जटिल और संवेदनशील है। विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि दवाओं की उपलब्धता किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से सीधे जुड़ी होती है। जब किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ सीमित अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों पर निर्भर हो जाती है और वैश्विक स्तर पर व्यापारिक प्राथमिकताएं अचानक बदलने लगती हैं, तो उसका असर सबसे पहले आम नागरिक पर पड़ता है। हाल के वर्षों में यही तस्वीर तुर्की में उभरकर सामने आई है, जहां दवा संकट अब केवल फार्मेसियों तक सीमित समस्या नहीं रह गया, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। तुर्की की दवा आपूर्ति प्रणाली लंबे समय तक आयात और नियंत्रित कीमतों के संतुलन पर टिकी रही। सरकार ने आम जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कड़े मूल्य नियंत्रण लागू किए, जिससे मरीजों को राहत तो मिली, लेकिन फार्मा कंपनियों के लिए मुनाफा सीमित होता चला गया। जैसे जैसे वैश्विक महंगाई बढ़ी, कच्चे माल की कीमतें ऊपर गईं और मुद्रा अवमूल्यन का दबाव बढ़ा, वैसे वैसे तुर्की का यह मॉडल कमजोर पड़ने लगा। विदेशी दवा कंपनियों के लिए तुर्की का बाजार कम आकर्षक होता चला गया और कई कंपनियों ने या तो आपूर्ति घटा दी या फिर वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख कर लिया। इस स्थिति का सबसे सीधा असर मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में देखने को मिला। देश के अलग अलग शहरों से लगातार रिपोर्ट आने लगी कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जरूरी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
कई फार्मेसियों में एंटीबायोटिक, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली दवाएं, डायबिटीज की दवाएं और कुछ विशेष कैंसर उपचार से जुड़ी दवाओं की कमी दर्ज की गई। मरीजों को एक ही दवा के लिए कई कई दुकानों के चक्कर लगाने पड़े और कई मामलों में डॉक्टरों को मजबूरन महंगे विकल्प सुझाने पड़े। यह संकट धीरे धीरे व्यक्तिगत असुविधा से निकलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेने लगा। तुर्की मेडिकल एसोसिएशन जैसी पेशेवर संस्थाओं ने भी सरकार को समय रहते चेतावनी दी। तुर्की मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि यदि सप्लाई जल्द स्थिर नहीं हुई तो अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, इलाज की लागत बढ़ेगी और सबसे अधिक नुकसान उन मरीजों को होगा जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जब सस्ती दवाएं उपलब्ध नहीं होती तो बीमारी लंबे समय तक बनी रहती है, जटिलताएं बढ़ती हैं और अंततः स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ और भारी हो जाता है। तुर्की के पास विकल्प मौजूद हैं, लेकिन हर विकल्प की अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप से दवाओं का आयात तकनीकी रूप से संभव है और गुणवत्ता भी भरोसेमंद मानी जाती है, लेकिन इसकी लागत कहीं अधिक है। यूरोपीय देशों में उत्पादन खर्च ज्यादा होने के कारण वहां से आयातित दवाएं तुर्की के मौजूदा मूल्य नियंत्रण ढांचे में फिट नहीं बैठती। यदि सरकार कीमतों में ढील देती है तो आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और यदि नहीं देती तो कंपनियां आपूर्ति करने से कतराती हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें हर निर्णय के साथ कोई न कोई जोखिम जुड़ा हुआ है। दूसरा विकल्प घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का है, जिसे लंबे समय से रणनीतिक समाधान माना जा रहा है। घरेलू फार्मा उद्योग को मजबूत करने से न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं है। नई फैक्ट्रियां लगाने, तकनीक विकसित करने, गुणवत्ता मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में वर्षों लग सकते हैं। अल्पकालिक संकट के लिए यह समाधान पर्याप्त तेज नहीं है, हालांकि दीर्घकाल में यही सबसे स्थायी रास्ता माना जाता है। यहीं पर तुलना स्वाभाविक रूप से भारत से की जाने लगती है। भारत की स्थिति तुर्की से कई मायनों में अलग है। भारत वैश्विक फार्मा बाजार में एक मजबूत और भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में स्थापित है। दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी बेहद अहम मानी जाती है। कम लागत में बड़े पैमाने पर उत्पादन, कुशल मानव संसाधन और दशकों में विकसित हुई सप्लाई चेन ने भारत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा है। यही कारण है कि कई विकसित और विकासशील देश अपनी दवा आवश्यकताओं के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं। भारत का एक बड़ा फायदा यह भी है कि उसने कई देशों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति संबंध बनाए हुए हैं। यदि किसी एक बाजार में व्यापारिक प्राथमिकताएं बदलती हैं या निर्यात में अस्थायी गिरावट आती है, तो भारत के पास अन्य बाजारों तक पहुंच का विकल्प मौजूद रहता है। यह लचीलापन तुर्की जैसे देशों के पास अपेक्षाकृत कम है, जहां कुछ सीमित स्रोतों पर निर्भरता अधिक रही है। इसके अलावा भारत में जेनेरिक दवाओं के उत्पादन की लागत कम होने के कारण वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में सफल रहता है। तुर्की में मौजूदा दवा संकट दरअसल कई कारकों का संयुक्त परिणाम है। गिरते आयात आंकड़े, बदलती वैश्विक व्यापारिक प्राथमिकताएं, तेज होती महंगाई, मुद्रा में उतार चढ़ाव और वैकल्पिक सप्लाई की ऊंची लागत, इन सभी ने मिलकर दबाव को लगातार बढ़ाया है। यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वर्षों से जमा होती संरचनात्मक कमजोरियों का नतीजा है। जब तक इन कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने की ठोस रणनीति नहीं बनाई जाती, तब तक अस्थायी उपाय केवल समय खरीदने का काम करेंगे। सरकार के सामने चुनौती बहुआयामी है। एक ओर उसे सप्लाई को स्थिर करना है ताकि बाजार में दवाओं की कमी ना हो। दूसरी ओर कीमतों को नियंत्रित रखना है ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। साथ ही घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे सुधार करने होंगे जो निवेशकों का भरोसा बढ़ाएं। इसमें कर नीति, मूल्य निर्धारण प्रणाली, लाइसेंस प्रक्रिया और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। यह संतुलन साधना आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना आगे बढ़ना भी संभव नहीं। दवा संकट का सामाजिक असर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
जब मरीजों को समय पर सही दवा नहीं मिलती तो केवल उनका स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ता, बल्कि समाज में असुरक्षा और असंतोष की भावना भी बढ़ती है। लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा खोने लगते हैं, अफवाहें फैलती हैं और निजी तौर पर दवाओं को जमा करने जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, जो स्थिति को और खराब कर देती हैं। इसीलिए पारदर्शी संवाद और भरोसेमंद सूचना तंत्र भी उतने ही जरूरी हैं जितनी की भौतिक आपूर्ति। अंततः तुर्की का यह अनुभव दुनिया के कई अन्य देशों के लिए भी एक चेतावनी है। वैश्वीकरण के दौर में सस्ती दवाओं तक पहुंचने भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया हो, लेकिन अत्यधिक निर्भरता ने नए जोखिम भी पैदा किए हैं। दवा आपूर्ति केवल व्यापार का मामला नहीं, बल्कि रणनीतिक नीति का विषय है। ऐसा विषय जो सीधे नागरिकों के जीवन और देश की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। तुर्की के सामने आज जो चुनौती है वह यह तय करेगी कि आने वाले वर्षों में उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत, आत्मनिर्भर और संकट प्रतिरोधी बन पाएगी। स्थिति की गंभीरता इसीलिए भी बढ़ी है क्योंकि तुर्की पहले से आर्थिक दबाव झेल रहा है। देश में महंगाई दर ऊंची रही है और मुद्रा में उतार चढ़ाव ने आयात को महंगा बना दिया है। दवाओं की कीमतें नियंत्रित रखने की सरकारी नीति के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर पहले ही तुर्की बाजार को कम प्राथमिकता दे रहे थे। अब जब भारतीय जेरिक दवाओं की सप्लाई में गिरावट दर्ज हुई है तो बाजार में खालीपन और स्पष्ट हो गया है। भारत तुर्की को लंबे समय से सस्ती जेरिक दवाएं उपलब्ध कराता रहा है। 2022 से 23 में लगभग 138 मिलियन का निर्यात, फिर 2023 में गिरकर करीब 112 मिलियन और 2024 में लगभग 98 मिलियन। यह आंकड़े दिखाते हैं कि गिरावट क्रमिक रही है। उद्योग से जुड़े विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल बाजार की सामान्य अस्थिरता नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत है। बीते वर्ष फरवरी में पाकिस्तान यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान द्वारा कश्मीर पर दिया गया बयान भारत में गंभीरता से लिया गया। भारत ने आधिकारिक रूप से इसे अपने आंतरिक मामलों से जुड़ा मुद्दा बताया। सार्वजनिक बयान भले सीमित रहे हो, लेकिन व्यापारिक प्राथमिकताओं में बदलाव धीरे धीरे सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई फैसले खुले मंच पर घोषित नहीं होते, बल्कि नीतिगत स्तर पर लागू होते हैं। इसी अवधि में भारत ने अफगानिस्तान के साथ स्वास्थ्य सहयोग को नए सिरे से गति देने की कोशिश की, जो केवल मानवीय सहायता तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक गहरी रणनीतिक और आर्थिक समझ को भी दर्शाती थी। अफगानिस्तान की स्वास्थ्य प्रणाली दशकों से बाहरी मदद पर निर्भर रही है, चाहे वह युद्ध का असर हो, बुनियादी ढांचे की कमी हो या प्रशिक्षित मानव संसाधनों का अभाव। ऐसे में भारतीय दवाओं की भूमिका वहां धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ी। अफगान बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों को इसीलिए तरजीह मिली क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद मानी जाती हैं। यह भरोसा एक दिन में नहीं बना, बल्कि वर्षों के अनुभव, निरंतर सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन से तैयार हुआ। इसी क्रम में यह जानकारी भी सामने आई कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आने वाली कुछ श्रेणियों की दवाओं की खरीद कम की और भारत से आपूर्ति बढ़ाई। इस बदलाव का असर केवल दवा बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे क्षेत्रीय व्यापार संतुलन को प्रभावित किया, जहां स्वास्थ्य सहयोग एक तरह से कूटनीतिक पूंजी में बदलता दिखा। भारत की यह पहल अलग थलग नहीं थी। समानांतर रूप से उसने अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाने की एक सोची समझी रणनीति अपनाई, ताकि किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। इसी रणनीति के तहत ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों में भारतीय दवाओं की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। अफ्रीका में भारतीय फार्मा कंपनियां पहले से सक्रिय रही हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह सक्रियता और गहरी हुई है। नाइजीरिया में एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक दवाओं की भारी मांग है, क्योंकि वहां संक्रामक रोगों का बोझ अब भी अधिक है। भारतीय कंपनियों ने इस जरूरत को समझते हुए न केवल सप्लाई बढ़ाई, बल्कि स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर वितरण नेटवर्क को भी मजबूत किया। वहीं ब्राजील, जो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार है,
वहां जेनेरिक दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य खर्च को नियंत्रित करने की सरकारी कोशिशों और जनसंख्या के बढ़ते इलाज खर्च ने जेनेरिक दवाओं के लिए जगह बनाई और भारत ने इस अवसर को भुनाया। इन बाजारों में विस्तार से भारत के कुल निर्यात पर किसी एक देश में सप्लाई घटने का नकारात्मक असर सीमित किया जा सकता है, यानी जोखिम का बंटवारा। दूसरी ओर तुर्की के सामने तत्काल चुनौती सप्लाई गैप को भरने की है। भारत से दवाओं की आपूर्ति में कमी या रुकावट का मतलब है कि विकल्प तलाशने पड़ेंगे। सैद्धांतिक रूप से यूरोप से आयात एक रास्ता हो सकता है, लेकिन वहां की दवाएं कहीं अधिक महंगी हैं। ऊपर से मुद्रा विनिमय दर का दबाव आयात लागत को और बढ़ा देता है, जिससे दवाओं की कीमत सीधे मरीजों पर बोझ बनकर गिरती है। घरेलू उत्पादन बढ़ाना एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए भारी निवेश, कच्चे माल की स्थिर उपलब्धता और नियामकीय स्वीकृति की जरूरत होती है। फार्मा उत्पादन कोई साधारण उद्योग नहीं है। यह उच्च तकनीक, कड़े गुणवत्ता मानकों और लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं से जुड़ा है। इसीलिए अल्पकाल में उत्पादन क्षमता को दोगुना कर देना लगभग असंभव होता है, चाहे राजनीतिक इच्छा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। स्थानीय स्तर पर इस पूरी स्थिति का असर सबसे पहले मरीजों पर दिखता है, और वह असर बेहद सीधा और कठोर होता है। या तो दवा उपलब्ध नहीं है, या फिर उसकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी के लिए वह पहुंच से बाहर हो जाती है। कुछ अस्पतालों ने मजबूरी में महंगे विकल्पों का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे उपचार की कुल लागत बढ़ रही है। इसका दबाव केवल मरीज पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य बीमा प्रणालियों पर भी पड़ता है, जिन्हें बढ़े हुए क्लेम का सामना करना पड़ता है। यदि यह स्थिति लंबी चली तो बीमा प्रीमियम बढ़ने, सरकारी स्वास्थ्य बजट पर अतिरिक्त बोझ और अंततः राजनीतिक स्तर पर सवाल उठने की पूरी संभावना है। लोग पूछेंगे कि सप्लाई चेन को स्थिर क्यों नहीं रखा गया, और क्या पहले से वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती थी। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका केवल एक दवा आपूर्तिकर्ता की नहीं रह जाती, बल्कि वह एक ऐसे देश के रूप में उभरती है जो वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र में स्थिरता लाने की क्षमता रखता है। अफगानिस्तान में बढ़ता सहयोग मानवीय संवेदना, रणनीतिक समझ और आर्थिक अवसर तीनों का मिश्रण है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विस्तार भारत की दूरदर्शिता को दिखाता है, जहां वह भविष्य के बाजारों को आज ही तैयार कर रहा है। वहीं तुर्की जैसे देशों की कठिनाइयां यह याद दिलाती हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कितनी आपस में जुड़ी हुई और नाजुक है। दवाएं केवल व्यापार की वस्तु नहीं है, वे जीवन से जुड़ी हैं। इसलिए जब सप्लाई चेन में हलचल होती है तो उसका असर आंकड़ों से निकलकर सीधे अस्पतालों के गलियारों, मरीजों के घरों और अंततः राजनीतिक बहसों तक पहुंच जाता है। अंततः यह कहानी केवल दवाओं की नहीं, बल्कि भरोसे, निर्भरता और रणनीति की है। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपनी विश्व की फार्मेसी वाली छवि को और मजबूत करे, गुणवत्ता और पहुंच दोनों को साथ लेकर चले। अन्य देशों के लिए यह एक सबक है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है, और मरीजों के लिए, जो इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में है, यह उम्मीद बनी रहती है कि नीति, व्यापार और कूटनीति के फैसले अंततः उनके हित में संतुलित और संवेदनशील होंगे। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटनाक्रम केवल दो देशों के बीच व्यापार का मामला नहीं, बल्कि व्यापक भू राजनीतिक संकेत है। भारत ने पिछले वर्षों में अपनी विदेश नीति को आर्थिक और रणनीतिक हितों के साथ जोड़ा है। फार्मा निर्यात केवल व्यापारिक आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रभाव का साधन भी है। जिन देशों को सस्ती दवाएं मिलती हैं, वे लंबे समय तक सप्लाई संबंध बनाए रखते हैं। तुर्की के लिए यह समय निर्णायक हो सकता है। अगर वह वैकल्पिक सप्लाई लाइनों पर पूरी तरह निर्भर होता है तो स्वास्थ्य लागत बढ़ेगी। अगर वह कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करता है तो व्यापारिक प्रवाह फिर स्थिर हो सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।